1984 की वो काली रात जिसने सुला दिया हजारों लोगों को मौत की गोद में। चारों तरफ मृत पड़े लोग, बच्चे, बूढ़े हुए या जानवर, सब आ गए इस काली रात की चपेट में। और जो बच गए उनकी मौत से भी बदतर हालत हो गई। दोस्तों, आइए जानते हैं भोपाल गैस कांड की स्टोरी और वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये हादसा है 1984 का, जब एक फैक्ट्री से अचानक 400 टन जहरीली गैस लीक हो जाती है और सुबह होते तक पूरे भोपाल को अपनी चपेट में ले लेती है। चारों तरफ मृत पड़े लोग और बच्चों की तस्वीर से पूरा भारत में तहलका मच जाता है। इस घटना में सिर्फ एक ही रात में 3000 से ज्यादा बेकसूर लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। आदमी, औरत, बच्चे हो या जानवर, सबके सब जो भी इस गैस के चपेट में आया, उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। सड़कों पर जहाँ भी देखो लाश ही लाश पड़ी थी। और जो इस गैस से बचने में कामयाब हो गया, वह कई बीमारी के साथ जिंदगी भर के लिए जीता जागता लाश बनकर रह गया। इस दुर्घटना ने भोपाल के लोगों पर न केवल गहरा जख्म छोड़ा, बल्कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कई सवालों के घेरों में घेर लिया। सबसे पहला सवाल, आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी ट्रेजेडी के आखिर क्या परिणाम निकल के आते हैं? और इस दुर्घटना से भारतीय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है? 2 दिसंबर 1984 को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जब भोपाल सोने की तैयारी में था, तब रात के 9 बजे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स ने अपने रूटीन के समय काम के तहत प्लांट की केमिकल्स प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप को साफ करना स्टार्ट किया। केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप लॉक थे, इसलिए वर्कर्स इस लॉक पाइप को अनब्लॉक करने के लिए इसमें पानी मारकर साफ कर रहे थे। इस क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान पानी एक साइड पाइप के जरिए टैंक E610 में एंटर करने लगता है और अगले कुछ ही घंटे में टैंक E610 में लगभग 500 लीटर पानी घुस जाता है, जिससे हुआ ये कि वाटर एंड मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक्स होने से एक खतरनाक रिएक्शन होने लगा। अगर मिड स्टोरेज टैंक में पानी नहीं होता तो भोपाल गैस कांड होता ही नहीं। जब मैस स्टोरेज में पानी जाने से रोकना ही था तो कंपनी ने इतनी बड़ी गलती की कैसे? आखिर प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई करने के दौरान कौन सी पाइप से पानी MIC टैंक में चला गया? दरअसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले ही कंपनी ने एक डंपर पाइप सिस्टम से प्रोसेसिंग यूनिट और मैस स्टोरेज टैंकों को आपस में जोड़ दिया था। यह डंपर लाइन केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट से होकर टैंक्स के बीचों बीच जाती थी। डंपर पाइपलाइन पूरे फैक्ट्री में बिछी हुई थी, जिससे MIS से टैंक्स में पानी जाने की भी पूरी संभावना थी। लेकिन कंपनी ने वर्कर से काम लेने के बारे में सोचा और सेफ्टी मेजर्स को साइड कर दिया गया। इस जंपर लाइन से जब पानी गुजरा तब सेफ्टी वाल्व्स में फॉल्ट होने की वजह से पानी टैंक में घुसने लगा। अब ऐसी स्थिति में अगर यह मिथाइल गैस टैंक डंपर लाइन से कनेक्ट ही नहीं होता तो ये पूरी तरह से आइसोलेट ही रहता, जिससे कि इसमें पानी जाने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। रात के 10:30 बजे तक टैंक E610 का प्रेशर 10 IBS तक पहुंच गया। प्लांट के सुपरवाइजर को इस बारे में कन्फर्म कराया गया। तब उन्होंने रात के 11 बजे तक रिज्यूम किया कि टैंक E610 के प्रेशर में आई चेंज रीडिंग इंस्ट्रूमेंट की खराबी के कारण था। करीब रात के 11:30 बजे तक मिथाइल गैस के एरिया में काम कर रहे वर्कर्स को महसूस होने लगा कि उनकी आंखें जल रही हैं और वह समझ गए कि ये गैस लीक का ही कारण है। वे लोग तुरंत लीकेज को खोजना स्टार्ट कर देते हैं और रात के 11:45 पर एक लीकेज मिल भी जाता है, जिसमें से येलो कलर का लिक्विड केमिकल भी निकल रहा था। लेकिन लीकेज इतना छोटा था कि सुपरवाइजर ने फैसला किया इस इशू को टी ब्रेक के बाद ठीक किया जाएगा, क्योंकि ये छोटे मोटे लीकेज यहाँ कंपनी में होती रहती थी। यहाँ कंपनी में और भी सेफ्टी मेजर्स थे, बट वे काफी सालों से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये कंपनी UCIL जिस मकसद से इंडिया आया था उस हिसाब से इनका कारोबार इंडिया में नहीं चल रहा था। UCC यह एक अमेरिकन कंपनी है। जब इन्होंने भोपाल में कंपनी डाली तो UCIL के नाम से डाली, जिसमें अमेरिकन UCC का 51.9% शेयर था। 49.1% से इंडियन इन्वेस्टर का था, जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट कंट्रोल्स बैंक भी शामिल थे। यही कारण था भारत सरकार भी इन्हें इनफेमसली पूरा सहायता दे रही थी। ये कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान देती थी, वर्कर से लेकर मशीनरी तक बहुत बुरे हालात में फंक्शनल थे। और इसी वजह से UCIL और गवर्नमेंट ने मिलकर यहाँ हुई लापरवाही को छुपाने के लिए कई ऐसे रिपोर्ट्स मीडिया में फैलाए, जिसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को भी नहीं पता। दरअसल फैक्ट्री में मिथाइल गैस को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े टैंक E610, E611 और E6
19 में स्टोर किया गया था। सेफ्टी मैनेजमेंट के अनुसार टैंक को केवल 50% तक भरा जाना था, जिसमें कि 30 टन तक मिथाइल गैस परमिटेड था, लेकिन इस टैंक में 75% कैपेसिटी तक मिथाइल गैस भरा हुआ था। बचे हुए स्पेस में इनर्ट नाइट्रोजन को भरा जाता था, जिससे मिथाइल गैस स्थिर रह सके और किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को रोका जा सके। बट पैसे बचाने के लिए फैक्ट्री में E610 और E611 को परमिटेड मिथाइल गैस फिलिंग से ज्यादा बार रखा था। इससे हुआ ये कि E610 के प्रेशर में गड़बड़ होने लगी और इनर्ट गैस को भी कनेक्ट नहीं कर पाया था। इसके अलावा इन टैंक में मिथाइल गैस अलर्ट का इंडक्टर भी काम नहीं कर रहा था। साथ ही टेम्परेचर हाई होने पर बजने वाला अलार्म भी सालों से डीएक्टिवेट था। इतनी लापरवाही के बीच टैंक E610 में लगा प्रेशर कंट्रोल बल्ब भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ सेफ्टी मेजर्स की धज्जियां तो पहले से ही उड़ी हुई थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के इन्वेस्टिगेशन टीम की एक रिपोर्ट के अनुसार सफाई के दौरान मिथाइल गैस टैंक में बहुत ही ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से मिथाइल गैस और H2O मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर गए। इसी वजह से प्रेशर रिलीज बल्ब ओपन हो गया और वहां से जहरीली गैस लीक होने लगी। 12:40 तक टी ब्रेक खत्म होते होते समस्या इतनी खराब हो गई थी कि टैंक E610 क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गया था। टैंक का तापमान और प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ा कि टैंक के ऊपर मौजूद कंक्रीट में क्रैक पड़ गया और इमरजेंसी रिफिल बल्ब भी फट गया। अब ये टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगा। हालांकि प्लॉट में काम कर रहे एम्प्लॉइज ने अलार्म सिस्टम को 12:50 पर ट्रिगर कर दिया था, लेकिन तब तक प्लांट के चारों तरफ गैस इतनी ज्यादा फैल गई थी कि उसे टारगेट करना मुश्किल था। इसी जहरीली गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकने के लिए 3 सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन फैक्ट्री में वे तीनों ही डिवाइस काफी टाइम से बंद पड़े थे। जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम से गैस टैंक्स को कंट्रोल किया जा रहा था, वह जनवरी 1982 से ही बंद पड़ा था। फैक्ट्री में किसी भी तरीके का सेफ्टी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, इसीलिए 30 टन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने में केवल 50 से 60 मिनट तक का ही समय लगा और 2 घंटे में ही 40 टन गैस हवा में फैल गया। इस बीच जब पब्लिक को अलर्ट करने वाला सायरन बजाया तो इसे जल्द ही बंद करा दिया गया, ताकि लोगों को लीकेज का पता न लगे और इससे किसी तरीके का पैनिक सिचुएशन ना हो। कंपनी के यह निर्णय ने तो पूरे भोपाल को मौत की चपेट में ले ही लिया था। इसी बीच वर्कर्स ने विपरीत दिशा में भागते हुए UCIL प्लांट को खाली कर दिया, लेकिन इस दुर्घटना से अनजान आम जनता अपने घरों तक सीमित रह गई। जब पुलिस को गैस लीक की जानकारी लगी तो सबसे पहले शहर के हमीद अस्पताल को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से डॉक्टर को यह नहीं पता था कि लीक होने वाली गैस कौन सी है। पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लीक होने वाली गैस अमोनिया हो सकती है, फिर बाद में इस गैस को फोर्सजिन बताया गया। आखिरकार जब उन्हें जानकारी मिली कि लीक्ड गैस मिथाइल आइसोसाइनेट है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल स्टाफ के लिए यह नाम बिल्कुल नया था। ना तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पहले इस गैस का नाम सुना था और ना ही इसके पास इसका कोई एंटीडोज था। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम के चलते कई पेशेंट को ऑक्सीजन दी गई, लेकिन ऑक्सीजन गैस में मिथाइल गैस के साथ मिलकर और भी ज्यादा रिएक्ट किया, जिससे अस्पताल पहुंचने वाले लोग भी मारे गए। एक ही रात में भोपाल की जिंदगी बदल गई। सोते हुए हजारों लोग नींद से कभी उठ ही नहीं पाए। भले ही आज तक भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से हजारों लोग कोर्ट की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकारी लापरवाही और UCIL के करप्शन के नॉन कोऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से आज तक लोगों को यह पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे। शुरुआत से ही UCIL और मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ कई महत्वपूर्ण सिक्योरिटी को अनदेखा किया। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मिथाइल जैसी खतरनाक गैस बनाने का प्लांट लगाने से शहर के लिए सीधा सीधा खतरा पैदा हो गया था। सच तो ये है कि ऐसी जगह पर इतनी खतरनाक प्लांट और प्रोडक्शन को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। जब इस प्लांट का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया गया था, तब UCIL ने अपने आवेदन में मिथाइल के खतरों के बारे में नहीं लिखा था। स्टेट गवर्नमेंट शुरू से ही UCIL के साथ खड़ी थी। इसके अलावा इस घटना की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि UCIL में 22% जिम्मेदारी तो खुद भारत सरकार ने ली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ कभी भी सुरक्षा कर्मियों को जाँच के लिए नहीं भेजा। उन दिनों भारत इंडस्ट्रियलिज्म को बहुत बढ़ावा देने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बाकी के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को अनदेखा करते हुए सिर्फ बिजनेस और फैक्ट्री को सेटअप करने पर जोर लगा दिया। इससे इतना तो तय हो गया था कि गवर्नमेंट अगर इसी तरह से सिक्योरिटी सेफ्टी को अनदेखा करती रहेगी तो एक न एक दिन भयानक एक्सीडेंट जरूर होगा। बट भोपाल सरकार को क्या फर्क पड़ता है। एक और जहां डेवलप कंट्री में फैक्ट्री में होने वाले लीकेज को पता लगाने के लिए
कंप्यूटर सेफ्टी सिस्टमों का उपयोग किया जाता है जो छोटे से छोटे लीकेज को पता लगाने में सक्षम होती है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में स्टाफ नाक से सूंघकर लीकेज का पता लगाने के लिए मजबूत है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सिक्योरिटी ट्रेनिंग पीरियड शुरुआती दौर में 6 मंथ रखा गया था, जो कुछ ही समय में घटाकर 15 दिन कर दिया गया। इस फैक्ट्री में मिथाइल यूनिट में कोई भी सेफ्टी ऑपरेशनल नहीं था। यहाँ के बर्नर जो किसी भी गैस लीकों को बर्न करने के लिए बनाया गया था वह भी ऑफ पड़ा था। इसके अलावा स्क्रब सिलेंडर भी लगा था जो किसी भी लीकेज सिचुएशन में डिकंटेनिमेट करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने इस बर्न सिलेंडर के पार्ट को अलग कर रखा था और इसी वजह से इसे सही टाइम पर चालू भी नहीं किया जा सका। एक बार एयरबॉर्न होने के बाद मिथाइल आइसोसाइनेट को पानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए डिजाइन की गई पानी की नली मिथाइल रिवर्स तक नहीं पहुंच सकी। यदि टैंक E610 इतना भरा हुआ नहीं होता तो शायद इस नली के माध्यम से इस रिएक्शन को रोका जा सकता था। यूसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट भी मानती है कि अगर सेफ्टी सिस्टम ऑपरेशनल भी होते तो भी वे इतने बड़े हादसे से नहीं निपट पाते। एक बार जब टैंक E610 में लीकेज शुरू हुआ तो फिर इसके रिएक्शन को रोकने का कोई उपाय ही नहीं था। आधी रात के वक्त जब यह जहरीली गैस भोपाल की हवाओं में मिल रही थी तब ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं था कि वो अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। आम जनता किस्मत के सहारे थे, इसलिए जब ये गैस एटमॉस्फेयर में फैली तो उसका इमीडिएटली परिणाम यह हुआ कि लोगों को आई प्रॉब्लम, इरिटेशन, स्टमक अपसेट और भी कई तरह की प्रॉब्लम महसूस होने लगी। लगभग 3000 लोग तुरंत मारे गए और कुछ लोग जो सो रहे थे वह नींद में ही मारे गए। वहीं जिन लोगों को गैस लीक का पता चल गया था वे प्लांट एरिया को छोड़कर भागने लगे, लेकिन जो लोग दौड़े हुए ज्यादा सांस लेने की वजह से जल्द मारे गए। इसके साथ ही गैस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर भी पड़ा। कुछ ही घंटे में मिथाइल आइसोसाइनेट ने पूरे भोपाल को गैस चैम्बर में बदल डाला और सुबह होने तक सड़क, गलियारों, अस्पतालों और स्टेशनों पर लोगों की लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। लेकिन जो लोग इस घटना से बचने में कामयाब रहे वे कैंसर, स्किन डिजीज जैसी कई घातक बीमारियों का शिकार हो गए। UCIL ने एक ही दिन में भोपाल की कई जनरेशन को खत्म कर दिया था। भारत में इस कंपनी को कई मकसद से लगाया गया था। 1950 से ही दुनिया भर में एग्रीकल्चर चरम पे था। नई बीजों के विकास से भारी फसलें पैदा हो रही थी और फूड प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन बढ़ते प्रोडक्शन के साथ साथ दुनिया भर में नए पेस्टिसाइड की मांग भी बढ़ रही थी। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन भी इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मोटा पैसा कमाने की चाह रखती थी। इधर 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत आया तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत थी। बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियलिज्म को बढ़ाने के लिए 1969 में UCC ने अपनी सब्सिडरी कंपनी UCIL के जरिए एक प्लांट को भोपाल में सेटअप किया। UCIL यानी यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड उस समय की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी में से एक हुआ करती थी। इस कंपनी में एवरेडी बैटरीज, वेल्डिंग मशीन और प्लास्टिक जैसे कई प्रोडक्ट्स को भी बनाया जाता था। साथ ही केमिकल भी मैन्युफैक्चर करती थी। भारत में इस कंपनी की फाउंडेशन 1934 में रखी गई थी और उस दौर में लगभग 8500 लोगों का घर इसी कंपनी से चल रहा था। इस कंपनी में जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर किया जाता था इसे बनाने के लिए अल्फा नेप्थोल और मिथाइल आइसोसाइनेट को कंबाइंड किया जाता था, जो कि एक बहुत ही घातक केमिकल है। मिथाइल पूरे भारत में नहीं मिलता था, इसलिए इस केमिकल को USA से इंपोर्ट किया जाता था। 1974 में UCC के लिए मुश्किलें तब बदलने लगी जब इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन रेगुलेशन एक्ट पैरा को रेगुलेट किया। इस एक्ट के तहत सभी फॉरेन कंपनी की इंडियन होल्डिंग 40% तक सीमित कर दी गई, यानी कि UCC कानूनी तौर पर UCIL के 40% से ज्यादा शेयर का मालिक नहीं रह सकता था। इस एक्ट से बचने के लिए UCC ने इंडियन गवर्नमेंट को एक आइडिया प्रपोज किया कि वह मिथाइल गैस को भारत में ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसके बदले उसे फेरा एक्ट से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि मिथाइल गैस प्रोडक्शन के लिए हाई टेक्नोलॉजी इनपुट्स की जरूरत होती है। इस प्रपोजल को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया और UCC को UCIL के 50.9% शेयर्स का मालिकाना हक दे दिया गया। अब UCIL की ओनरशिप UCC के हाथ में ही थी, इसलिए UCIL के सभी डिसीजन UCIL कंट्रोल करने लगा। UCC ने जब भोपाल में मिथाइल जैसी खतरनाक गैस बनाने का प्लान इंट्रोड्यूस किया तो उसमें कई खामियां निकली, लेकिन UCC ने अथॉरिटीज को मना करके नेसेसरी क्लियरेंस ले लिया। इसके अलावा भोपाल में जिस टेक्नोलॉजी से मिथाइल को बनाया जा रहा था, कंपनी को पता था कि इस तरीके से गैस को बनाया जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव सेटअप मैकेनिज्म को इंस्टॉल नहीं किया गया।
डॉक्यूमेंट बताता है कि भोपाल में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंपनी द्वारा शुरुआत में 28 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाना था, लेकिन कंपनी ने 20 मिलियन ही यूज किया। जो ये 8 मिलियन बचाए गए थे ये सेफ्टी डिवाइस और फ्यूचर्स को लेकर ही बचाए गए थे, क्योंकि सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल करने में लगने वाली कॉस्ट 5 से 7 मिलियन डॉलर तक की थी। इसलिए पैसे बचाने के लालच में इंडियन एम्प्लॉयज की जान खतरे में डाल दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 1981 में एक ऐसी घटना भी सामने आई जब मोहम्मद अशरफ नाम का कर्मी अपनी मैनेजमेंट जॉब करते हुए ऑक्सीजन गैस के एक्सपोज में आया। घबराते हुए उसने अपना गैस मास्क से निकाल दिया। सांस लेने के कारण ऑक्सीजन गैस उसकी बॉडी में चला गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। सिमिलरली लेंस सेफ्टी के चलते 1982 में अल्फा नेप्थाइल यूनिट में एक मेजर फायर ब्रेकआउट हो गया, लेकिन इस पर एक्शन लेने की बजाय इस खबर को प्लांट अथॉरिटीज द्वारा दबा दिया गया। एक तरफ जहां 1982 से ही कंपनी में रेगुलरली लीक्स की कई छोटी मोटी घटनाएं होने लगी थी, वहीं अमेरिका टीम द्वारा कंडक्ट सेफ्टी ऑडिट में भी 61 रिस्क की पहचान की गई थी, जिसमें से 30 मेजर और 11 रिस्क फॉल्स मिथाइल यूनिट में पाए गए थे। एक इंडियन जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी भी यूसीसी में बनने वाली केमिकल के कारनामों को समझने लगे थे। उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी से 2 साल पहले ही अपने न्यूज़पेपर में यूनियन कार्बाइड के सेफ्टी की जानकारी देते हुए फैक्ट्री के सेफ्टी मेजर्स की स्थिति को भी दर्शाया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए लोगों को ये भी बताया था कि यूनियन कार्बाइड में बनने वाली गैस काफी खतरनाक है और इसकी एक्सपोजर से लोगों की जान भी जा सकती है। एक क्लोरीन प्लांट लीक को रेफर करते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी छापा था कि फैक्ट्री के चारों ओर भोपाल की एक बड़ी आबादी रहती है और यहाँ अगर किसी भी तरह की गैस लीक हुई तो घटना को बताने के लिए एक भी नागरिक नहीं बचेगा। राजकुमार ने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया था कि 5 अक्टूबर 1982 में भी गैस लीक की एक घटना हुई थी, जब प्लांट से पड़ोसी झुग्गी में गैस लीक हो गई थी। इससे आसपास के लोग प्लांट से दूर भाग गए थे, लेकिन कुछ घंटे बाद वापस लौट आए थे। इसी तरह 1975 में मिस्टर बुश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि कंपनी तक को फोन किया था, लेकिन यहाँ तो उनकी बातों का किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही उनकी इस वार्निंग को सीरियसली लिया जा रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल को एक बड़े ट्रेजेडी की चपेट में आने से कोई नहीं रोक पाया। भोपाल गैस ट्रेजेडी यूनाइट कंबाइंड कंपनी के लापरवाही के कारण ही हुई थी। वारेन मार्टिन एडिसन उस कंपनी के ओनर थे जो कि घटना के 4 दिन बाद भारत आते हैं, वे भी इस विश्वास के साथ कि भारत में उन्हें सुरक्षित तरह से ले जाया जाएगा और वापस उनके देश छोड़ दिया जाएगा। अपनी सिक्योरिटी इंश्योर होने के बाद वारेन एडिसन भारत आते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जेल में जाने की बजाय हाउस अरेस्ट पर रहते हैं। लेकिन यह चौंकाने वाली बात सामने आती है कि हाउस अरेस्ट के 2 घंटे के अंदर ही वारेन एडिसन को बेल मिल जाती है और वह अपने देश वापस लौट जाता है। वारेन एडिसन के देश से जाते समय सरकार ने उससे केवल 25,000 रुपए का जुर्माना भरवाया और यह कहकर जाने दिया कि जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए एडिसन को भारत आना पड़ेगा। लेकिन एडिसन कभी वापस नहीं आया। एडिसन को इस तरीके से बरी करने पर कई सवाल उठे, लेकिन हर बार जवाब पॉलिटिकल प्रेशर निकला। एडिसन की बेल को लेकर सीनियर कांग्रेस लीडर और उस समय मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने अपनी बायोग्राफी द ग्रीन सैंड इन थे हार्टलेस टाइम में लिखा कि उन्होंने एडिसन को तब के होम सेक्रेटरी आर.डी. प्रधान के कॉल पर जाने दिया और आर.डी. प्रधान ऑर्डर देने वाले कोई और नहीं, तब के यूनियन होम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव थे। 3 दिसंबर को डिजास्टर की खबर जब चारों तरफ फैली तब भारत ही नहीं बल्कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की भी जड़ें हिल गयी। इमीडिएटली एक्शन में यूसीआईएल के 5 जूनियर एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर लिया गया और 6 दिसंबर को एक केस सीबीआई को सौंप दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रेजेडी के खिलाफ एक कमिश्नर इकट्ठा किया और 7 दिसंबर को जब यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के मालिक भोपाल पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अपने पावर का यूज करके यूसीसी के चेयरमैन को उसी दिन बेल पर छोड़ दिया गया। 1985 में जब पार्लियामेंट में भोपाल गैस लीक एक्ट पास किए गए तो इस एक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट को पावर मिली कि वह भोपाल विक्टिम को रिप्रेजेंट कर सके। यूसीसी और इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इस बड़े ट्रेजेडी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने लगे। 5 साल तक चले इस केस में इंडियन गवर्नमेंट ने आखिरकार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए दोनों को हामी करवाया, जिसके तहत यूसीसी ने भारतीय सरकार को $700 मिलियन का कंपेंसेशन दिया। इसके बदले सरकार ने यूसीसी से क्रिमिनल चार्ज हटा दिया। 1989 में मिले इस कंपेंसेशन का इंडियन रुपीज में 715 करोड़ हुआ था। मध्य प्रदेश के लोगों को सरकार का यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कंपेंसेशन के बाद भी लोग इंसाफ की आस में सरकार की तरफ देखती रही। इसका नतीजा ये हुआ कि चेयरमैन सतीश धवन ने सुप्रीम कोर्ट में
इसके खिलाफ केस फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस क्रिमिनल केस के तौर पर वापस से शुरू कर दिया। 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एंडरसन के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया और यूसीसी और एंडरसन को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। अब एंडरसन कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। भोपाल की ट्रेजेडी आज भी भोपाल के लोगों के लिए बहुत बुरा सपना है, जिनसे उनका पीछा छूट पाना नामुमकिन सा लगता है। इस डिजास्टर ने न केवल उस रात एक्सपोज ह्यूमन को मारा, बल्कि भोपाल की जनरेशन को भी खत्म कर दिया। कई साल तक बच्चे भी इन्फेक्टेड पैदा होने लगे। इतना ही नहीं, इस फैक्ट्री ने पानी को भी दूषित कर दिया था और इस पानी का सेवन स्लम एरिया के लोग किया करते थे। इंसानों को तो मौत के घाट उतारा ही, साथ ही जानवरों को भी नहीं छोड़ा। इस पानी की वजह से भी काफी जानवर और मनुष्यों की जान जाती रही। बाद में पानी की जांच कर उसे शुद्ध किया गया। इस ट्रेजेडी से पीड़ित कुछ ही लोगों को 12,000 का मुआवजा दिया गया। दोस्तों, ये विदेशी जब भी भारत आते हैं तो मानवता को शर्मसार ही करते हैं, लेकिन उस समय की सरकार ने भी अपनी जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, इस वीडियो का यही अंत होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।